चलो बेटा स्टार्ट करते हैं हम अपना डिस्कशन। हम यहाँ पे बेटा कौन सा पेपर डिस्कस कर रहे हैं? मई जून 2019 पेपर नंबर 22। ठीक है, हम इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा क्या बोल रहे हैं, इसको बहुत गौर से सुनते हैं, समझते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। Khalid is a trader. On 18th April 2019, he was informed that Aiden, a credit customer who owed $600, had ceased trading. Aiden paid Khalid $240 by check. The remainder of Aiden's balance was written off as irrecoverable. भाई देखें, खालिद जो है ना वो एक ट्रेडर है। 18 अप्रैल 2019 को उसको पता ही चला कि एक क्रेडिट कस्टमर जो उसको पहले $600 वो करता था, उसने अपनी ट्रेडिंग खत्म कर दी, अब वो ट्रेडिंग नहीं करता। एडिन पेड खालिद $240 बाय चेक, और एडिन ने खालिद को पे किया $240 बाय चेक, और जो रिमेनिंग बैलेंस है ना उसने कहा भाई मैं नहीं पे कर सकता, आप इसको राइट ऑफ कर। राइट ऑफ करने का मतलब आप इसको बेड डेट में डाल दो, बेड डेट में इंक्लूड कर दो। अब ये खालिद जो है, जो ये ट्रेडर है, ये बेटा क्या एंट्रीज पास करेगा अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में? सवाल ये पूछ रहा है हमसे। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि यार ये कितना वो करता था, $600। 600 में से इसने कितने डॉलर्स पे कर दिए? बेटे 600 में से इसने पे कर दिया है मुझे $240, यानी कि खालिद ने $240 तो रिसीव कर लिए। तो एंट्री बेटा खालिद पास करेगा बैंक डेबिट। बैंक क्यों डेबिट होगा? क्योंकि $240 तो आपको मिल गए। बैंक डेबिट बाय $240। और क्रेडिट क्या होगा बेटा? क्रेडिट होगा आपका ईडन, $240। क्योंकि एडन जो है वो एक क्रेडिट कस्टमर था जिसने $240 पे करे। तो बैंक डेबिट हो गया 240 और एडन क्रेडिट 240। अकाउंट्स टू बी डेबिटेड, इसमें क्या जाएगा बेटा? बैंक 240 और एडन। एडन कौन है? एडन जब बेटा ट्रेड रिसीवेबल आपको पे कर देता है तो डबल एंट्री हम पास करते हैं, बैंक डेबिट ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। अब उसने कितने से मुझे पे किया? $240 से बेटा उसने मुझे पे किया। तो बैंक $240 से डेबिट हो जाएगा और एडन जो है वो $240 से क्रेडिट हो जाएगा। फिर वो कह रहे भाई जो रिमाइंडर बैलेंस है ना उसको आप राइट ऑफ कर दो, वो इररिकवरेबल है, वो अब आप रिसीव कर ही नहीं सकते, वो नहीं मिलेगा। इररिकवरेबल का डेट का मतलब होता है बैड डेट। बैड डेट यानी कि इररिकवरेबल, अब ये रिसीव कर ही नहीं सकते किसी भी तरह से। तो बेड डेट होता है हमारा एक्सपेंस। बेड डेट जब भी क्रिएट हम कर रहे हो ना, हम एंट्री बेटा पास करते हैं बेड डेट एक्सपेंस डेबिट ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। तो हम बेड डेट एक्सपेंस को बेटा डेबिट कर देंगे। बेड डेट एक्सपेंस डेबिट $360 और एड इन क्रेडिट $360। ठीक है बेटा, ये हम दो एंट्रियां पास करेंगे। एक तो बैंक डेबिट ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट $240, फिर बेड डेट एक्सपेंस डेबिट 360 और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट $360, क्योंकि $240 आपने रिसीव किए और $360 जो है वो आप ट्रेड रिसीवेबल आपका बेड डेट हो रहा है। बेड डेट मतलब इररिकवरेबल, अब ये वापस रिसीव ही नहीं कर सकते। फिर आगे बोल रहे हैं खालिद मेंटेन्स सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है, याद होगा आपको। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बेटा कुछ इस फॉर्मेट में होता है, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट होता है, यहाँ पॉजिटिव साइड जाती है या नेगेटिव साइड जाती है, यानी कि भाई अगर रिसीवेबल आपके बढ़ते हैं तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, रिसीवेबल कम होते हैं तो क्रेडिट साइड पे करते हैं। या दूसरा तरीका ये कि डबल एंट्रीज पास करना। ठीक है। अच्छा, सेल्स लेजर बैलेंसेस मुझे गिवन है। सोनिया, ये सारे ना इसके वो हैं, कस्टमर्स हैं। सोनिया भी इसकी कस्टमर है, जिंग भी इसका कस्टमर है, मार्क भी इसका कस्टमर है, क्रेडिट कस्टमर। मैंने बताया था ना आपको कि भाई आप ट्रांजेक्शन से दो बेसिस पे कर सकते हो, या तो क्रेडिट बेसिस पे कर सकते हो या कैश बेसिस पे कर सकते हो। क्रेडिट बेसिस का मतलब होता है ट्रेड रिसीवेबल, यानी कि आपने उधार भी किया, आपने बोला भाई पेमेंट जो है मैं आपको बाद में दे दूंगा, उसको हम कहते हैं क्रेडिट बेसिस। कैश बेसिस का मतलब होता है कि भाई आपने इमीडिएट बेसिस पे पेमेंट कर दी, जो कस्टमर है ना वो इमीडिएट एज सून एज पॉसिबल वो आपको पेमेंट देगा। सोनिया, जिंग, मार्क, ईडन। सोनिया ने भाई $60 क्रेडिट है, और ओपनिंग इसका $60 क्रेडिट है और क्लोजिंग इसका 800 डेबिट है।
जिंक का 450 डेबिट और 340 डेबिट, और बाकी सारे कस्टमर्स का भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। 1 अप्रैल 2019 ओपनिंग बैलेंस होगा और 1 मई 2019 क्लोजिंग बैलेंस होगा। फिर वो कह रहा है कि भाई जो महीने की ट्रांजैक्शन है ना वो यहाँ पे हमें गिवन है। क्रेडिट सेल्स हो रही है बेटा 3315, ऑब्वियसली ट्रेड रिसीवेबल का कैश सेल्स से तो ताल्लुक नहीं है, तो आप कैश सेल्स को तो रिकॉर्ड ही नहीं करोगे। बैंक रिसीव्स फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, आपने रिसीव किया, ये रिसीवेबल है, जो पैसे मिल गए वो आपके ट्रेड रिसीवेबल को डिक्रीज कर देगा। डिसऑनर्ड चेक, डिसऑनर्ड चेक का मतलब है चेक बाउंस हो जाना, ठीक है, तो ये आपके ट्रेड रिसीवेबल को डिक्रीज करता है, ट्रेड रिसीवेबल को कम करता है। चेक डिसऑनर्ड, सॉरी, डिसऑनर्ड चेक जो है वो आपके रिसीवेबल्स को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि एक कस्टमर ने आपको चेक पे किया बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, वो बैंक ने डिसऑनर कर दिया, बैंक ने रिजेक्ट कर दिया, बैंक ने बोला भाई नहीं ये चेक नहीं चलेगा। सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न आपके ट्रेड रिसीवेबल को डिक्रीज करेंगे। भाई किसी ने गुड्स खरीदे, वहां उसने आपको वो गुड्स वापस कर दिए, तो आप वो पूरी पेमेंट थोड़ी करेगा, जितने गुड्स उसने रिटर्न किए हैं उतने वर्थ ऑफ गुड्स की पेमेंट थोड़ी वो देगा आपको। रिफंड पेड बाय सोनिया, जो सोनिया ने रिफंड पे किया है बाय चेक, रिफंड टू सोनिया, अच्छा रिफंड हमने दिया सोनिया को बाय चेक, तो ये भी आपका बेटा डेबिट हो जाएगा। बेड डेट जो है वो आपके ट्रेड रिसीवेबल को डिक्रीज करते, बेड डेट एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएंगे। अच्छा, अब वो कह रहे सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाओ, और पहले में उसने बोला है, अच्छा पहले पार्ट में बेटा क्या बोल रहे हैं, ये कर लिया। अब यहाँ पे बोल रहे स्टेट 2 रीजंस ऑफ मेंटेनिंग कंट्रोल अकाउंट, भाई 2 रीजन बताने कि कंट्रोल अकाउंट हम बनाते क्यों है, व्हाट आर द मेन 2 रीजंस ऑफ प्रिपेयरिंग कंट्रोल अकाउंट। सबसे पहला, असिस्ट असिस्ट इन लोकेटिंग एरर्स एंड प्रिवेंटिंग फ्रॉड्स। नंबर 2, help in preparation of trial balance, या provides a total of credit sales, provides a total of credit sales, या आप बोल सकते हैं provides arithmetical accuracy of ledgers they control, provide figures to total trade receivable and total trade payable, credit sales and credit purchases, credit purchases दोनों के लिए होता है ना। क्रेडिट सेल्स के लिए हम प्रिपेयर करते हैं बेटा सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, और क्रेडिट परचेजेस के लिए बेटा हम प्रिपेयर करते हैं परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। उसको आपने अगर रिवाइज भी करना हो तो मैंने आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर की हुई है, आप उसको रिव्यू कर सकते हो। एक्सप्लेन वाया कॉन्ट्रा एंट्री वुड बी यूज्ड इन कंट्रोल अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री बेटा क्यों इस्तेमाल की जाती है। अच्छा कॉन्ट्रा एंट्री होती क्या है वो मैं आपको पहले समझा दूं। भाई देखें, आपने मेरे से गुड्स खरीदे $100 के क्रेडिट बेसिस पे, क्रेडिट परचेजेस आपने किए $100 की। अब मैंने भी आपसे गुड्स खरीदे $100 के, तो आपके लिए वो सेल्स हैं, तो क्रेडिट सेल्स भी हुई है बेटा $100 की। यानी कि आप मेरी शॉप पे आई, आपने कहा सर मुझे आपसे ना ये इन्वेंट्री खरीदनी है $100 की, पेमेंट अभी नहीं करी, पेमेंट बाद में कर दूंगी। मैंने कहा ठीक है यार कोई मसला नहीं है, मैंने आपको $100 के गुड्स दे दिए। फिर बाद में क्या हुआ कि मैं आपकी शॉप पे आया, मैंने कहा आप भी कुछ सेल करती थी, सेल्स करती थी आप भी। मैं आपके पास आया, मैंने कहा यार मुझे ना आपसे कुछ गुड्स परचेज करने हैं, आप मुझे भेज दो बेटा। मैंने आपसे ले लिया $100 के। अब यहाँ पे क्रेडिट परचेजेस भी हो रही हैं, यानी कि आप भी गुड्स खरीद रहे हो और मैं भी आपसे गुड्स खरीद रहा हूँ, ठीक है। परचेजेस और सेल्स दोनों हो रहे हैं $100 के। तो बेहतर नहीं है कि मैं ट्रेड रिसीवेबल को भी डिक्रीज कर दूं, मतलब आप जो है वो ट्रेड रिसीवेबल को भी डिक्रीज कर दो $100 से और ट्रेड पेबल्स को भी डिक्रीज कर दो $100 से। मतलब आप बोलेंगे यार ना मुझे अब इसको $100 देने हैं, ना मुझे इससे $100 रिसीव करना है, क्योंकि इसने भी मेरे से $100 वर्थ ऑफ गुड्स ले लिया, मैंने भी इससे $100 वर्थ ऑफ गुड रिसीव करनी है। तो कॉन्ट्रा सेटअप क्या करता है, या कॉन्ट्रा एंट्री क्या करता है, ये आपके ट्रेड रिसीवेबल्स को भी डिक्रीज करता है और ये आपके ट्रेड पेबल्स को भी रिड्यूस करता है, ट्रेड पेबल्स को भी डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है एक्सप्लेन व्हाई अ कॉन्ट्रा एंट्री वुड बी यूज्ड इन कंट्रोल अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री बेटा हम क्यों इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल अकाउंट में, तो इसका आंसर होगा कि दिस मे अकर व्हेन अ बिजनेस सेल्स गुड्स टू अनदर बिजनेस एंड आल्सो बाइज गुड्स फ्रॉम द बिजनेस।
this this may occur when a business sells goods to another business on credit basis and buys goods from another business on credit basis। यानी कि ये आपके ट्रेड रिसीवेबल्स को भी डिक्रीज करता है और ये आपके ट्रेड पेबल्स को भी डिक्रीज करता है, जो कॉन्ट्रा का कॉमन अमाउंट होता है। ठीक है बेटा। अब वो कह रहा है भाई सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाओ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019। अच्छा, ये भी बता दो बेटा, अगर वो बोलता ना आमना का अकाउंट बनाओ, आमना एक क्रेडिट कस्टमर से उसका अकाउंट बनाओ, तो वो सेल्स लेजर कहलाता। फॉर्मेट दोनों का सेम होता है, लेकिन उसमें सिर्फ आमना की एंट्रीज जाती, जो भी उसके उससे रिलेटेड एंट्रीज होती हो जाती। अब यहाँ पे बोल रहे हैं सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, यानी कि ये टोटल ट्रेड रिसीवेबल का आपसे अकाउंट मांग रहा है, टोटल ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, तो इसका हमें टी अकाउंट बनाना है। ये हमारा ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट है, यहाँ पे पॉजिटिव जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव जाएगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए हैं, ऐसे ही है बेटा। तो बैलेंस ड्रॉट डाउन भी है और बैलेंस कैरेट डाउन भी है हमारे पास। ब्रॉट डाउन हमारे पास बेटा कितना होगा, ब्रॉट डाउन हमारे पास एक है 60। ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है, ओपनिंग बैलेंस है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का 60, और बाकी सारे डेबिट हैं, तो इन सबको ऐड कर देंगे। 600 प्लस 1200 प्लस 450, तो डेबिट साइड का ओपनिंग बैलेंस आ गया बेटा आपके पास 2250 डेबिट, और क्रेडिट साइड का कितना आएगा 60। ये ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस ब्रॉट डाउन है, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड है, ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस, याद रखें याद रखें। ठीक है, 2250 डेबिट और 60 क्रेडिट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैलेंस ब्रॉट डाउन 2250, बैलेंस ब्रॉट डाउन 60। क्लोजिंग बैलेंसेस भी गिवन है, ऐसे ही है। क्लोजिंग बैलेंसेस कितने हैं हमारे पास, बैलेंस कैरी डाउन है बेटा हमारे पास 800, 340, 2100। इन सबको ऐड कर लीजिए, सारे डेबिट ही हैं। तो 800 प्लस 340 प्लस 2100, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 3240। क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अच्छा, अब ये क्या आ रहा है बेटा, ये फर्स्ट मई का बैलेंस है। फर्स्ट मई का बैलेंस का मतलब ये है कि ये अगला जो महीना है ना उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, मंथ आपका एंड कब हो रहा है, 30 अप्रैल को। 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक आपका महीना एंड हो रहा है। तो फर्स्ट मई जो होगा ना वो आपका नेक्स्ट मंथ है। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूँ ये है कि ये ना अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस है। बैलेंस ब्रॉट डाउन 3240, और यहाँ पे कैरेट डाउन 30 अप्रैल का कैरेट डाउन है, यानी कि फर्स्ट मई का ये ओपनिंग बैलेंस है। 30 अप्रैल बैलेंस कैरेट डाउन 3240। ठीक है, ये समझाना चाह रहा हूँ बात। अप्रैल का कैरेट डाउन, मई का ओपनिंग बैलेंस।
अब जो भी ट्रांजेक्शन है होंगी ना बेटा हमारी, वो हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, हमने ओपनिंग और क्लोजिंग वाली चीजें तो कर ली। अब हम आगे चलते हैं क्रेडिट सेल। भाई आपने गुड्स बेचे उधार पे, जब मैं गुड्स सेल करूंगा बेटा ऑन क्रेडिट बेसिस, तो मेरे ट्रेड रिसीवेबल बढ़ेंगे या कम होंगे? डेफिनेटली बढ़ेंगे। भाई आप उधार पे बेच रहे हैं, अब आपने उनसे रिसीव करने हैं पैसे, पैसे तो उनसे चाहिए रिसीव करने हैं, तो क्रेडिट सेल से तो ट्रेड रिसीवेबल बढ़ता है, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज होता है 3350। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्रेडिट सेल्स 3315। फिर अगला है बेटा हमारे पास रिफंड। हमने रिफंड किया था, ठीक है। रिफंड कितने का दिया सोनिया को? 60 का। तो इससे भी, ये भी डेबिट साइड में आपका रिकॉर्ड होगा, क्योंकि इसकी डबल एंट्री क्या पास होगी जब आप रिफंड करते हो, जब आप पैसे वापस करते हो, तो डबल एंट्री पास होती है बेटा, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट। तो रिफंड, रिफंड कितने का रिफंड किया बेटा हमने? 60। फिर आगे क्या बोल रहे हैं? बैंक रिसीट्स फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर। अच्छा, बैंक रिसीट्स का मतलब है भाई ये पैसे हमने रिसीव कर लिए हैं, जो हमारे क्रेडिट कस्टमर्स है ना, जो हमारे क्रेडिट कस्टमर्स हैं, जो हमारे क्रेडिट कस्टमर्स हैं, उन्होंने मुझे पेमेंट कर दी है, उन्होंने मुझे पैसे दे दिए। जब वो पैसे दे देंगे तो रिसीवेबल मेरा डिक्रीज हो जाएगा, रिसीवेबल मेरा कम हो जाएगा। कितने से? 1930 से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा रिसीट्स 1930। फिर आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है सेल्स रिटर्न। अच्छा नहीं, इसके बाद बोल रहा है बेटा डिसऑनर्ड चेक। डिसऑनर्ड चेक का मतलब होता है चेक बाउंस हो गया, चेक रिजेक्ट हो गया। चेक बाउंस हो गया, चेक रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो डिसऑनर्ड चेक जो है वो आपके रिसीवेबल्स को इंक्रीज करता है। तो ये हमारे ट्रेड रिसीवेबल को इंक्रीज करता है डिसऑनर्ड चेक। डिसऑनर्ड चेक हमारे रिसीवेबल को इंक्रीज करता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बेटा डिसऑनर्ड चेक कितने अमाउंट का है? 40। फिर हमने बेटा सेल्स रिटर्न की थी 75 की, तो सेल्स रिटर्न 75। बैड डेट हुआ था, बैड डेट का मतलब मैंने बताया ना कि भाई कुछ ऐसे कस्टमर्स थे जिन्होंने गुड्स हमसे खरीदे उधार पे, बट बोला बाद में कि यार हम पेमेंट नहीं कर सकते आपको। तो ये बैड डेट होता है। बैड डेट हमारे रिसीवेबल्स को डिक्रीज करते हैं 360। बैड डेट हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स को डिक्रीज करता है $360। अब हम क्या करेंगे बेटा, दोनों साइड्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, डेबिट साइड को आप ऐड करोगे तो आपके पास अमाउंट बचेगा 5665। क्रेडिट साइड को बेटा आप ऐड करोगे तो तब भी यही बचेगा। ठीक है, ऐड करके देख भी लो, 60 प्लस 1930 प्लस 75 प्लस 360 प्लस 3240, तो आपके पास बचेगा 5665। ठीक है, ये आपका पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का। हमने कुछ भी नहीं किया, जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी हमने बस उसको ही इस्तेमाल करके अपना कंट्रोल अकाउंट प्रिपेयर किया है। यहाँ पे देखें 1 अप्रैल, अप्रैल मई से पहले आता है, अप्रैल मई, अप्रैल के बाद मई आता है। ठीक है, 1 अप्रैल 2019 को मुझे बैलेंसेस गिवन थे, यानी कि ये मेरे ओपनिंग बैलेंस होंगे। ये क्या होंगे? ओपनिंग बैलेंस। और 1 मई 2019 के क्लोजिंग बैलेंस होंगे। ये क्या होंगे? क्लोजिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस हमने देखे पहले क्या थे, 60 क्रेडिट और बाकी सारे हमें गिवन थे। इसके अलावा जिंग, मार्क, ईडन, ये सारे मुझे जो है बैलेंसेस गिवन थे। मैंने कुछ भी नहीं किया,
मैंने सारे ओपनिंग बैलेंसेस लिए। पहले क्या है, 60 क्रेडिट। तो जो 60 क्रेडिट था ना, उसको मैंने क्रेडिट साइड पे लिख दिया यहाँ पे। ओपनिंग बैलेंस जैसे गिवन होते हैं मैं वैसे ही लिखूंगा। फिर और बाकी देखिए तो 450, 1200 और 600 ये भी ओपनिंग बैलेंस है। इन सबको ऐड किया, हमारे पास अमाउंट बचा 2250। तो 2250 भी हमारा ओपनिंग बैलेंस है। यहाँ पे आ गया आपके पास ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस वाला चक्कर खत्म हो गया। फिर बारी आती है क्लोजिंग बैलेंसेस की। क्लोजिंग बैलेंसेस में सिर्फ तीन है हमारे पास, 800, 340 और 2100। लेकिन ये कब का बैलेंस है? ये 1 मई 2019, यानी कि ये अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस दिया भाई, यानी कि ये 30 अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो अगर ये डेबिट पे है आपका, तो हम डेबिट पे लिख देते हैं क्लोजिंग आपका नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस। हम ऐसे ही करते हैं ना, एटी अकाउंट का फॉर्मेट यही होता है। बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो बैलेंस ब्रॉट डाउन आया वो आपने लिखा। बैलेंस कैरेट डाउन, जो कैरेट डाउन आया वो आपने लिखा। दोनों साइड्स को बैलेंस कर दिया। फिर ये जो कैरेट डाउन होता है ना बेटा, ये क्या बनता है, ये अगले महीने का ये ओपनिंग बैलेंस बन जाता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। और उसकी ऑपोजिट साइड पे जाते हैं, यानी कि कैरेट डाउन आपका क्रेडिट साइड पे आया था, तो ब्रॉट डाउन आपके डेबिट साइड पे आएगा। तो हमने यही किया यहाँ पे, और कुछ भी नहीं किया। बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा 3240, और बैलेंस कैरेट डाउन हमारे पास साइज बात उससे पहले वाला हो जाएगा 3240। और बाकी क्रेडिट सेल्स थी तो वो आपके यहाँ पे आ गई, क्योंकि क्रेडिट सेल्स आपके ट्रेड रिसीवेबल को बढ़ाती है। रिफंड भी आपके डेबिट साइड पे आएंगे। डिसऑनर्ड चेक, चेक डिसऑनर्ड हो गया, बाउंस हो गया भाई। एक चेक कस्टमर ने आपको दिया था, वो चेक रिजेक्ट हो गया, वो चेक बाउंस हो गया, रिजेक्ट हो गया, बाउंस हो गया, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे रिसीवेबल को इंक्रीज कर देगा, रिसीवेबल को बढ़ा देगा। कितने से, $40 से। भाई मैं उस बंदे को बोलूंगा यार मुझे $40 तुम पे करो, मुझे $40 अब तुम दो। तो डिसऑनर्ड चेक हमारे रिसीवेबल्स को इंक्रीज करता है। फिर रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, क्रेडिट कस्टमर ने मुझे पेमेंट कर दी, क्रेडिट कस्टमर से पैसे रिसीव कर लिए, तो 1930 मैंने रिसीव कर लिए। सेल्स रिटर्न होता है, तो सेल्स रिटर्न आपके ट्रेड रिसीवेबल को डिक्रीज करता है। बैड डेट, बैड डेट भी आपका, भाई बैड डेट का मतलब ये होता है कि, या आप इसको इररिकवरेबल डेट भी बोल सकते हो। इररिकवरेबल डेट हो या बैड डेट हो, सबका मतलब एक ही होता है, 360। बैड डेट जो है वो $360 से आपके ट्रेड रिसीवेबल को डिक्रीज कर देगा। हाँ ठीक है बेटा, तो फिर आपके पास ये पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। Jaden is in business buying and selling goods on credit. The following information is available for the month of March 2019. 1 मार्च 2009, जाहिर सी बात है बेटा, 1 मार्च है तो ये तो ओपनिंग बैलेंस ही होगा, क्योंकि वो मंथ ऑफ मार्च की बात कर रहे हैं ना। तो पहला मार्च, जो मार्च का जो पहला दिन होगा वो तो आपका ओपनिंग बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस। फिर वो कह रहा है भाई कॉस्ट ऑफ सेल्स भी गिवन है हमें, इन्वेंट्री क्लोजिंग भी गिवन है। ये 31 मार्च है तो ये क्लोजिंग होगी। बैंक ओवरड्राफ्ट, भाई क्लोजिंग इन्वेंट्री का मतलब होता है इन्वेंट्री लेफ्ट एट द एंड ऑफ द ईयर, जो इन्वेंट्री बच गई है, जो इन्वेंट्री रिमेनिंग है साल के आखिर। बैंक ओवरड्राफ्ट भी गिवन है, ट्रेड पेबल्स भी गिवन है, ट्रेड रिसीवेबल्स भी गिवन है। तो यहाँ पे कह रहे बेटा, कैलकुलेट रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर। रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब होता है कि कितना क्विकली आप इन्वेंट्री को अपनी बेच सकते हो, कितना क्विकली आप इन्वेंट्री को अपनी सेल कर रहे हो। उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर। क्या बोलते हैं उसको हम? रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर। रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर का बेटा फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास कितनी है? 77,000। 77,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री क्या होगी? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय टू। 70,000 डिवाइडेड बाय टू। 70,000 डिवाइडेड बाय टू करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 35,000। 35,000। 77,000 डिवाइडेड बाय 35,000 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा बेटा 2.2। यानी कि 2.2 टाइम्स हम अपनी इन्वेंट्री को सेल कर सकते हैं, 2.2 टाइम्स। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है बेटा करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। अब देख लेते हैं इसमें से कौन कौन सा हमारे पास करंट। अच्छा एक बात बता दो, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जब भी हम प्रिपेयर करेंगे तो हम क्लोजिंग वैल्यू को लेते हैं, हम ओपनिंग वैल्यूज को नहीं लेते। हम सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग वैल्यूज को लेते हैं, ये बात याद रखो। ठीक है, ये बात याद रखें, हम क्लोजिंग वैल्यू को लेते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रिपेयर ही की जाती है एट ईयर एंड, जब साल आपका खत्म हो रहा होता है, साल अख्ताम पे जा रहा होता है। क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है,
और बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी करंट लाइबिलिटी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी करंट एसेट है, ट्रेड पेबल्स हमारा करंट लाइबिलिटी और ट्रेड रिसीवेबल हमारा करंट एसेट है, यानी कि दो करंट एसेट्स हैं और दो करंट लाइबिलिटीज हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं जाएगी। ओपनिंग इन्वेंट्री क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री एट स्टार्ट ऑफ द ईयर और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम सिर्फ क्लोजिंग बैलेंसेस देते हैं। तो वर्किंग कैपिटल या करंट रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स क्या क्या होंगे? क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस ट्रेड रिसीवेबल, 60,000 प्लस 30,000 यानी कि 90,000 अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज कितनी है? 25,000 और 75,000। ऐड करते हैं बेटा, 70, 80, 90, 100, 100,000। तो चार चार कैंसिल हो गए, ये इधर चला गया, ये हो गया बेटा 0.9 इज टू 1। ये हमें अगले महीने का उसने दिया हुआ है, हम सॉरी पिछले महीने का हमें दिया हुआ है, हम नेक्स्ट मंथ का निकाल, उसने फैब का दिया हुआ है, हम मार्च का निकाल। क्विक रेशियो क्या होता है बेटा? क्विक रेशियो होता है भाई कितने आपके पास शॉर्ट टर्म लिक्विड एसेट्स अवेलेबल हैं फॉर योर करंट लाइबिलिटीज, और करंट लाइबिलिटीज ऑफ $1। कितने शॉर्ट टर्म लिक्विड एसेट? लिक्विड एसेट का मतलब होता है इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, वो एसेट्स जो इजीली कन्वर्टेबल हों कैश में। तो जाहिर सी बात है, इन्वेंट्री तो बेटा लीस्ट लिक्विड एसेट होता है, तो इन्वेंट्री को हम एक्सक्लूड कर लेंगे। इन्वेंट्री याद रखें, इन्वेंट्री करंट एसेट जरूर है बट इट इज लीस्ट लिक्विड करंट एसेट। तो इन्वेंट्री को आप हटा दें, इन्वेंट्री को हमने हटा दिया तो 30,000 हम निकाल देते हैं, तो हमारे पास क्या बचा? 60,000। 60,000 डिवाइडेड बाय करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी कितनी है? 100,000। वो तो जो है वही जाएगी। तो तीन तीन चार, तीन चार और 0.6, 0.6:1, यानी कि पोजीशन अच्छी नहीं है। $1 की लाइबिलिटी के लिए आपके पास सिर्फ $0.6 के करंट एसेट्स अवेलेबल है। ये तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट गुड कि $1 की लाइबिलिटी पे ऑफ करने के लिए सिर्फ हमारे पास $0.6 के करंट एसेट्स अवेलेबल है, या $1 लिक्विड करंट एसेट्स अवेलेबल, या $1 की लाइबिलिटी पे ऑफ करने के लिए सिर्फ हमारे पास $0.9 के करंट एसेट्स अवेलेबल हैं। अब वो कह रहे कमेंट करो कि एबिलिटी ऑफ जेडन टू पे द ट्रेड पेबल्स। जेडन की एबिलिटी पे आप कमेंट करें कि आपको क्या लगता है कि अपने ट्रेड पेबल्स को पे कर पाएगा। तो इसका जवाब क्या होगा बेटा? इसका जवाब होगा the working capital and quick ratio are both below the benchmark for good liquidity। ना इसका वर्किंग कैपिटल रेशियो अच्छा है, ना इसका क्विक रेशियो अच्छा है, क्योंकि आप देखो $1 की लाइबिलिटी पे करने के लिए करंट रेशियो में भी $0.9 के करंट एसेट्स इसके पास अवेलेबल है, और एसेट टेस्ट रेशियो में भी ऐसे ही है, $0.6 के आपके पास एसेट क्विक रेशियो अवेलेबल है। इसका मतलब ये पोजीशन तो अच्छी नहीं है। दीज रेशियो आर बोथ बिलो द बेंचमार्क फॉर गुड लिक्विडिटी इन अ बिजनेस। Trade payables are high and are not covered by expected receipts from trade receivable and the business bank balance. The business has significant bank overdraft and therefore limited liability to pay trade payables if they demand payment. तो हम ये बोलेंगे भाई ट्रेड पेबल की पोजीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसकी एबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि ना इसके पास इतने करंट एसेट्स अवेलेबल हैं और ना ही क्विक रेशियो इसका इतना अच्छा है। दोनों शो कर रहे हैं कि इसकी पोजीशन अच्छी नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास आंसर होगा। मैं फिर से समझा देता हूँ बेटा, रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर हमें शो करता है कि हम अपनी इन्वेंट्री यानी कि जो गुड्स मैं सेल कर रहा हूँ वो मैं कितना क्विकली सेल कर पा रहा हूँ या नहीं। ठीक है, ये मुझे रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर बताता है कि कितना क्विकली आप अपनी इन्वेंट्री को टर्नओवर कर रहे हैं। टर्नओवर का मतलब है बेच पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री निकलता है बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 77,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, तो आपके पास आंसर आ गया 2.2 टाइम्स। वर्किंग कैपिटल या करंट रेशियो का बेटा फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स हमारे पास सिर्फ दो थे। अच्छा, ये मैं आपको फिर से बता दूं बेटा, जो भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हो वो आप एट ईयर एंड बनाते हो, साल के आखिर में। तो ओपनिंग वैल्यूज नहीं जाती, सिर्फ क्लोजिंग वैल्यूज जाती हैं, यानी कि बैलेंसेस एट 31 मार्च 2019 सिर्फ यही इंक्लूडेड होंगे। इन्वेंट्री, बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, इन्वेंट्री कितना है? 30,000,
बैंक ओवरड्राफ्ट है 25,000, ट्रेड पेबल्स हैं 75,000 और ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 60,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री चली जाएगी, बैंक ओवरड्राफ्ट चला जाएगा, और इसी तरह से आपके ट्रेड पेबल्स और ट्रेड रिसीवेबल्स भी चले जाएंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपका एसेट होता है, करंट एसेट है। ट्रेड रिसीवेबल्स भी आपका करंट एसेट है, शॉर्ट टर्म एसेट्स है। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटीज हैं, और ट्रेड पेबल्स भी आपकी करंट लाइबिलिटीज हैं। 30,000 प्लस 60,000 करेंगे तो आपका इसका आंसर आ गया 90,000। इसी तरह से 75,000 प्लस 25,000 करेंगे तो आपका इसका आंसर आ गया 100,000। तो 90,000 डिवाइडेड बाय 100,000 हम करेंगे, हमारे पास आंसर आया 0.9:1। रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, आपका आंसर आ जाएगा 2.2 टाइम्स। एसेट टेस्ट रेशियो आएगा करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, 60,000 डिवाइडेड बाय 100,000, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.6:1। 6 मार्क का आंसर था, हमने जल्दी से जवाब दे दिया। फिर आगे वो बोले कमेंट ऑन एबिलिटी ऑफ जेटिन टू पे द ट्रेड पेबल्स, कि भाई क्या जेटिन की एबिलिटी है टू पे द ट्रेड पेबल्स या नहीं। तो इसमें हम बोलेंगे कि इसकी एबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि इसके पास इतने करंट एसेट्स अवेलेबल नहीं है, नॉट टू बी ऑफ लाइबिलिटी। सिर्फ $0.9 के टोटल करंट एसेट्स अवेलेबल है, और $0.6 के लिक्विड करंट एसेट्स अवेलेबल है, तो इसकी लिक्विडिटी पोजीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये हमारा जवाब होगा।